आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपके सामने आए हैं और वो ये है कि जब हमारे देश में सबका डीएनए एक है तो फिर कानून अलग अलग क्यों हैं? आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी हमारे देश में विवाह, तलाक और ज़मीन जायदाद के कानून हर नागरिक के लिए एक समान क्यों नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, समाज के हर वर्ग के छात्र जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनकी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी परीक्षाएं होती हैं, स्कूल के नियम भी एक जैसे ही सब पर लागू होते हैं। तो क्या देश के कानूनों में भी यही समानता लागू नहीं होनी चाहिए? धर्म और जाति के आधार पर यह कानून अलग अलग क्यों बनाए जा रहे हैं? संवैधानिक रूप से हम अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन हमारे ही देश के कानून में धर्म के हिसाब से भेदभाव चलता चला आ रहा है और इसीलिए आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दशकों पुरानी मांग को एक बार फिर आपके साथ मिलकर उठाएंगे। सबसे पहले आपको सरल भाषा में ये पूरी खबर बताते हैं कि ये बात आज हम आपसे क्यों कर रहे हैं, ताकि इस मुद्दे पर आपको कोई भी भ्रमित ना कर सके। क्योंकि जब जब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू हुई है या फिर अदालतों ने इस पर कोई फैसला दिया है तो इस विषय को एक विशेष धर्म के खिलाफ बताकर दुष्प्रचार किया जाता है और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फेक न्यूज़ की बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं। इसलिए इस विषय को लेकर आज आपको सही जानकारी होनी चाहिए और हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले ये पूरी खबर समझिए। इस समय मेरे हाथ में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा तलाक के एक मामले में दिए गए जजमेंट की कॉपी है। ये वो जजमेंट है। इस जजमेंट में अदालत ने कहा है कि देश में समान नागरिकता संहिता को लागू करने पर विचार होना चाहिए और जजमेंट की ये कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई है। यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिया है और संक्षेप में कहें तो खबर यह है कि एक बार फिर से हाई कोर्ट ने, देश की एक अदालत ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दिया है और कहा है कि समय आ गया है जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज और तलाक के इस मामले में कोर्ट को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो पहले आप यह समझिए कि आज किस मामले पर यह कोर्ट सुनवाई कर रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट की यह कोर्ट, और फिर उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है, यानी सब के लिए एक ही कानून होगा, विवाह को लेकर भी, तलाक को लेकर भी, जमीन जायदाद को लेकर भी। लेकिन भारत में अभी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल भारत में हर धर्म के लोग विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉज हैं, यानी अपने निजी कानून हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी एक देश और एक कानून की व्यवस्था भारत में लागू नहीं हो पाई है। देश तो एक है लेकिन कानून अलग अलग हैं। और यह विडंबना है कि वैसे तो भारत का संवैधानिक स्टेटस सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है जो सभी धर्मों में विश्वास और समान अधिकारों की बात करता है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानून को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता आज भी नहीं है, जबकि इस्लामिक देशों में इसे लेकर बाकायदा कानून है और समानता है। यानी जो देश धर्मनिरपेक्ष है वही समान कानून के रास्ते पर आज तक आगे नहीं बढ़ पाया, और जो लोग धर्मनिरपेक्ष जो देश नहीं है, जो अपने आप को खुलकर कहते हैं कि हम इस्लामिक देश हैं, वहां पर सबके लिए बराबर कानून है। ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र भी नहीं है वहां पर सबके लिए बराबर कानून है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश जो ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वहां पर सबके लिए अलग अलग कानून है, हर धर्म का अलग कानून है। तो फिर धर्मनिरपेक्ष कैसे हुए? वर्षों से, दशकों से इस देश के लोगों को धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा बताई गई है और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह बताया गया है कि कुछ खास धर्मों के लिए और कुछ खास समुदायों के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होगा और दूसरे धर्मों के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होगा, और यह सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होता है। खास तौर पर जिन्हें हम माइनॉरिटीज कहते हैं,
माइनॉरिटीज के लिए हमारे देश में एक अलग ट्रीटमेंट है और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट को आज का ये फैसला सुनाना पड़ा और ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फैसला तलाक के एक मामले में दिया गया है। इस मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट को यह तय करना था कि तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर होगा या मीणा जनजाति के नियमों के आधार पर होगा, क्योंकि पति पत्नी जिनका यह मामला था वो राजस्थान की मीणा जनजाति से हैं जो एसटी समुदाय में आती है, शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय में आती है। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जबकि मीणा जनजाति में तलाक का फैसला पंचायतें लेती हैं। लेकिन इस फैसले में जो पति हैं, पति की दलील थी कि क्योंकि शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई है इसलिए तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होना चाहिए, जबकि पत्नी की दलील ये थी कि मीणा जनजाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए उसके पति द्वारा तलाक की जो अर्जी दी गई है वो खारिज होनी चाहिए। इस पर 28 नवंबर 2020 को राजस्थान की एक अदालत ने अपना फैसला देते हुए तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था और यह फैसला इस महिला के पक्ष में आया था। लेकिन बाद में इस व्यक्ति ने, पति ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और अब हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो राजस्थान की अदालत के फैसले को खारिज करता है और इस मामले में ट्रायल कोर्ट को फिर से सुनवाई करने के लिए निर्देश देता है। और सबसे अहम बात, अब इस मामले में तलाक का फैसला हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होगा, मीणा समुदाय के कानूनों के हिसाब से नहीं होगा। इस पूरे मामले में यहां से आज आप यह भी समझ सकते हैं कि देश को सभी धर्मों और जाति के लिए समान कानून की जरूरत क्यों है। अगर आज भारत में समान नागरिक संहिता कानून होता तो यह मामला इतना उलझता नहीं और न्यायपालिका पर भी ऐसे मामलों का बोझ नहीं पड़ता। इसमें कोर्ट द्वारा क्या लिखा गया है सुनिए अब आप। इस फैसले में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, आधुनिक भारत में धर्म, जाति और समुदाय की बाधाएं और सीमाएं तेजी से टूट रही हैं और तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक विवाह और तलाक में परेशानियां बढ़ रही हैं। इस फैसले में आगे लिखा है कि आज की युवा पीढ़ी को इन परेशानियों से संघर्ष न करना पड़े, इसे देखते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और अदालत अपने फैसले में यह भी कहती है कि इस फैसले की कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस पर विचार कर सके। और हमें यह लगता है कि अब मोदी सरकार को बहुत गंभीरता से इस मामले पर विचार करना चाहिए। मोदी सरकार अपने पिछले टर्म में 3 तलाक का मामला लेकर आई थी, उस पर कानून बना दिया। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 के बारे में अपना फैसला जो वादा किया था वो निभा दिया। अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की और इससे अच्छा मौका नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आ नहीं सकता। वो पूरी तरह से बहुमत में है और वो आज अगर चाहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक नया फैसला ला सकते हैं। हालांकि आज आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि भारत का संविधान समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कहता है, हमारा संविधान इसको लेकर किस दिशा में जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ आज से 72 वर्ष पीछे चलना होगा। तो आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था। वो दिन था 23 नवंबर 1948 और इस दिन संविधान में इस मुद्दे पर जोरदार संविधान सभा में इस पर जोरदार बहस हुई। संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामलों में निपटारे के लिए देश में समान कानून होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महमूद अली बेग साहिब बहादुर, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया था। ये संविधान सभा के सदस्य थे और इन्हें इस नए कानून पर आपत्ति थी। उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी इसके खिलाफ थे। इन सभी सदस्यों की तब दलील थी कि समान कानून होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और इसमें मुसलमानों के लिए जो 4 शादियां, 3 तलाक और निकाह हलाला की व्यवस्था की गई है वो भी समाप्त हो जाएगी। और ये सारे लोग चाहते थे कि ये सारी व्यवस्थाएं जारी रहें और इसलिए वो चाहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो कानून है वही इस देश में मुसलमानों पर लागू हों। और भारी विरोध की वजह से उस समय संविधान की मूल भावना में समान अधिकारों का तो जिक्र आया, लेकिन समान कानून की बात ठंडे बस्ते में चली गई। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस समय वो इन कानूनों को संविधान का हिस्सा बना सके।
बहुविवाह, तलाक और हलाला जैसी चीजें उस समय उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और वो आज तक चली आ रही हैं। उस समय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसका जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट की इस जजमेंट की कॉपी में भी है। उनका कहना था, सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था, रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए देश का ये दायित्व होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाए। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे और उन्होंने 72 वर्ष पहले ही कह दिया था कि अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला तो यह भेदभाव कभी भी दूर नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं, उस समय ये जजमेंट में भी साफ साफ लिखा गया है, उन्हें कोट किया गया है इस जजमेंट में डॉक्टर अंबेडकर को। उस समय विरोध की वजह से यह कानून अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन संविधान के आर्टिकल 35 में इस बात का उल्लेख जरूर किया गया कि सरकार भविष्य में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रयास कर सकती है। बाद में यही आर्टिकल 35 आर्टिकल 44 में बदल गया, लेकिन कभी वोट बैंक की राजनीति की वजह से, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से और कभी सरकार को बचाए रखने के लिए इस विषय को छेड़ने की हिम्मत किसी भी प्रधानमंत्री की हुई नहीं। और यही वजह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ये आज भी उतना प्रासंगिक नहीं है जितना इसे होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लोगों ने वोट तो बहुत मांगे, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपने पोस्टर बहुत लगाए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर न जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई उनके नाम पर, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे, जो बात कहकर गए हैं, वो बात ध्यान से कभी ना तो किसी ने समझी और ना ही उसे लागू करने की कोशिश की। यानी डॉक्टर अंबेडकर को भी वोट मांगने के लिए सिर्फ एक पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगाकर छोड़ दी। डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, जो उनके विचार थे, उन्हें किसी ने भी अपनाया नहीं। और यह स्थिति भी तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बता चुकी है। वर्ष 1985 में शाहबानो केस के दौरान, यह बहुत मशहूर केस था शाहबानो केस, इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में अलग अलग कानूनों से होने वाली विचारधाराओं के टकराव समाप्त होंगे। इसके अलावा वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि संविधान के आर्टिकल 44 को देश में लागू किया जाए, और आज फिर से अदालत ने इसे जरूरी बताया है। आज हमने इस विषय को लेकर कई एक्सपर्ट से बात की है और संविधान के एक्सपर्ट्स आपको आज ये बताने वाले हैं कि भारत में इस कानून को लागू करने में क्या चुनौतियां सामने आएंगी। राजनीतिक विश्लेषक आज आपको ये बताएंगे कि इस कानून को लागू करने में राजनीतिक अड़चनें कहां आ सकती हैं और मौजूदा राजनीतिक माहौल में इस कानून के आने की कितनी संभावना है। और सामाजिक कार्यकर्ता आज आपको ये बताने वाले हैं कि इस कानून को लागू करने में सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं। अब आप खुद सुनिए इन लोगों को। आज़ादी के समय में कुछ कारणों से संविधान निर्माताओं ने जो भी सोचा हो, लेकिन आज दुनिया जहां पहुंच गई है और राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, हमारे जितने महापुरुष हुए, महात्मा गांधी, तिलक, उन्होंने लड़ाई सबको समान अधिकारों के लिए दी, समान कानूनों के लिए दिलाई। और इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि अब जब भारत की अदालत ने कह दिया है कि सरकार को और इस मामले में ऐसे कानूनों का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि सबके लिए समान अधिकार हो, समान नागरिक संहिता हो, और जब आपको कर्तव्य का भी आभास हो, अधिकार भी आपके जैसे हों, इसके लिए सर्वानुमति बने, कोशिश की जाए, नहीं तो भारी बहुमत से पारित किया जाए। देखिए, इसमें राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं वही खतरनाक है। भारत को बांटने की राजनीति करना, भारत को भेदभाव की राजनीति करने के लिए नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में उनके अधिकारों की बात करें, उनको कई सुविधाएं मिले, लाभ मिले, हर वर्ग को इसका लाभ मिले, लेकिन उनके लिए अलग अलग कानून क्यों हों। और इसलिए मुझे लगता है कि सही वक्त है, जब आज़ादी के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं जल्दी ही, 15 अगस्त के बाद पूरा वर्ष
को सेलिब्रेट किया जाना है, तब नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के लिए कानून को संसद में जल्दी से जल्दी पारित कर देना चाहिए। हमारे पास आर्टिकल 25, 26 में जो है वो जो फ्रीडम है रिलीजियस फॉलोज करने की, तो उस फ्रीडम के नाम पर जो हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स है, मौलाना है, ये सब लोग जो है झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। जब भी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, इवन अभी ट्रिपल तलाक के केस में देख लें कि जब ये ट्रिपल तलाक का केस उठा, बात हो रही थी एक औरत पे ज्यादतियों की, और इन्होंने उसको जोड़ दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड से। मेरा कहना यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें हम बहुत लेट हो रहे हैं। कहने के लिए 8 और 9 जो एक्ट है उनके पास है पर्सनल लॉज के नाम पर, लेकिन एक भी एक्ट काम का नहीं है। जैसे ही ये बात आती है कि जो पर्सनल लॉज जो है उसको कोडिफाई किया जाएगा, फौरन परेशान हो जाते हैं हमारे जो नेता हैं, फौरन परेशान हो जाते हैं दारुल उलूम, फौरन परेशान हो जाते हैं जो हमारे उलेमाए हैं, और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से लोगों को इस कदर मिसगाइड करते हैं, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट कराते हैं। इसका एग्जांपल जो है शाहीन बाग आपके सामने है। अगर यही प्रोटेस्ट सीएए को लेकर के उन्होंने सही ढंग से किया होता तो शायद उनकी बात सुनी जाती। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को जो है एक नया रंग दिया, और मुसलमान को पिछड़ा जा रहा है, मुसलमान की नहीं कोई सुनवाई हो रही है। तो ये चीजें जो है एक कम्युनिटी को बेस्ड कर दी जाती है, वहीं ये सब चीजें गलत हो जाती हैं। और 70 साल के बाद भी आज भी हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। अभी जो एफर्ट करा गया हाई कोर्ट की तरफ से, वो अपने आप में एक रीजनेबल एफर्ट है। यूसीसी हमें चाहिए, हम देश के एक नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी आए। जो देश के लोग नागरिक हैं वो भारतीय तभी बनेंगे जब वो एक भारतीय कानून जो कि नॉन रिलीजियस है, सेकुलर है, उससे गवर्न हो। ये एक अच्छी विचारधारा है, और कानून सेक्शन 44 में, आर्टिकल 44 में संविधान कहता भी है इस बात को, बट वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, वो मैंडेटरी नहीं है सरकारों के ऊपर। बट हमारे देश में बिकॉज दलगत राजनीति है, और उसमें जो जातीय और धार्मिक विचारधाराओं का भेद है, और उसका बेनिफिट जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लेना चाहती हैं, उसके करते ही हम जो है इस यूसीसी के प्रावधान को, जो कि आर्टिकल 44 में मैंडेटेड है, उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बट कोर्टें जो हैं वो संविधान के और कानून के दायरे में रह के अपना काम कर सकती हैं, उनको इसकी तरफ एफर्ट जरूर कर सकती हैं सजेशन देके, बट वो उसको मैंडेट कह के कि ये जो मीना कम्युनिटी है और जो इस लेडी ने और हस्बैंड ने शादी की है वो जो है यूसीसी से गवर्न होगी, ये कहना बहुत गलत होगा। आप बार बार आर्टिकल 44 का जिक्र सुन रहे होंगे, तो आपको बताते हैं कि ये आर्टिकल 44 क्या है। संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये की जाए। लेकिन ये बंदिश नहीं है सरकार पर, इसलिए क्योंकि बंदिश नहीं है तो किसी भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समाज हैं और अल्पसंख्यक समाज के जो ठेकेदार हैं, यानी जो उनके नाम पर वोट लेते हैं, उनके नाम पर विधायक बनते हैं, उनके नाम पर सांसद बनते हैं, उनके नाम पर उस कोटे के नाम पर मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पद ले लेते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उन सारे लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ जोड़कर रख दिया है, और एक ऐसा इंप्रेशन देश में पैदा किया है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी इसलिए नहीं लागू किया जा सका क्योंकि इसे लेकर समय समय पर सभी धर्मों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी जानबूझकर पैदा की गई। लेकिन आज 3 पॉइंट्स में ये गलतफहमियां हम देश के सामने दूर कर देना चाहते हैं। पहला पॉइंट, इस कानून की मूल भावना को लेकर बहुत से लोगों को लगता है कि यह कानून उनके धर्म की मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों को बदल देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून की मूल भावना में किसी धर्म के खिलाफ कोई द्वेष नहीं, बल्कि यूनिफॉर्मिटी है, यानी समानता है।
इसे आप एक उदाहरण से समझिए। आप स्कूलों में बच्चों को एक यूनिफॉर्म में देखते हैं। आपके बच्चे जब जिस भी स्कूल में जाते होंगे, सारे बच्चे एक ही वर्दी पहनकर आते होंगे, एक ही यूनिफॉर्म पहनकर आते होंगे। सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसी टाई, एक जैसे रंग के जूते पहनकर स्कूल जाते हैं। इसे समानता कहते हैं, इसे यूनिफॉर्म कहते हैं, इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इससे होता यह है कि जब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म में होते हैं तो इससे अमीर गरीब, जाति और धर्म का भेदभाव स्कूल के क्लासरूम में मिट जाता है। यह तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन सा बच्चा समाज के किस वर्ग से आता है, कौन बच्चा अमीर है, कौन बच्चा गरीब है, कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है। इसीलिए इनको एक जैसी यूनिफॉर्म पहनाई गई है और समानता का भाव इस तरह मन में बना रहता है। लेकिन सोचिए, अगर स्कूलों में ये यूनिफॉर्मिटी ना हो और ये कह दिया जाए कि आप अपने अपने कानूनों के हिसाब से, अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से कुछ भी पहनकर स्कूल आ सकते हैं, तो फिर क्या होगा? जो बच्चे अमीर होंगे वो महंगे कपड़े पहनकर आएंगे, जो गरीब हैं उनके कपड़े उतने अच्छे नहीं होंगे, जो दूसरे धर्मों के बच्चे हैं वो कुछ और पहनकर आएंगे। और इससे आप एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो समाज के किस वर्ग का है। और इस तरह स्कूल में, क्लास में समानता नहीं रहेगी। इस कानून का लक्ष्य इसी भेदभाव को समाप्त करना है। इसलिए सरल भाषा में आपको आज समझाने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को समान अधिकार देना। फिलहाल सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में महिलाओं के लिए अलग अलग अधिकार हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है तो उसकी पत्नी उसे गिरफ्तार करवा सकती है और इस विवाह की वैधता समाप्त हो सकती है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को 4 शादियों का अधिकार मिला है और महिला चाहकर भी अपने पतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को हिंदू पर्सनल लॉ की तुलना में कम अधिकार है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी असमानता को खत्म करने की बात करता है। इसमें 3 तलाक का भी मुद्दा है, लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार 2019 में कानून पहले ही बना चुकी है। तीसरा पॉइंट है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, जिसे हमारे देश में बहुत ज्यादा हाइप करके और गलत तरीके से आपके सामने पेश किया जाता रहा है आज भी। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश तो है, लेकिन यहां अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। अब सोचिए, जिस देश का संविधान समानता की बात करता हो वहां धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून होना कितना उचित है। हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं होना भारत के सेकुलर स्टेटस को कमजोर बनाता है और भारत के धर्मनिरपेक्ष बने रहने को लेकर सबसे बड़ी जो चुनौती है जो रास्ते में आ रही है, जो हमें असल में धर्मनिरपेक्ष नहीं बनने दे रही, वो यही है। अब आप सोचिए, यही लोग जब यूरोप के किसी देश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहां सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां के कानून इन्हें बिल्कुल स्वीकार्य होते हैं। वहां पर सबके लिए एक ही कानून है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वहां पर इन्हें सब मंजूर हो जाता है एक ही बार में जब इन्हें वहां रहने की बात आती है। जो मुस्लिम देश हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते भी नहीं है, वो अपने आप को लोकतांत्रिक देश भी नहीं बनाते, वहां पर भी सबके लिए एक कानून है। भारत में भले ही एक देश एक कानून की व्यवस्था ना हो, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया है। फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है जो वहां के सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसा ही एक कॉमन लॉ सिस्टम लागू है, सब पर बराबरी से लागू होता है। जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में सिविल लॉ सिस्टम लागू है, यानी इन देशों में एक देश एक कानून का सिद्धांत है। लेकिन कीनिया, पाकिस्तान, इटली, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और ग्रीस में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। कीनिया, इटली, ग्रीस और साउथ अफ्रीका में ईसाई बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहां मुसलमानों के लिए अलग शरीयत का कानून है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहां कुछ मामलों में हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं को इतनी आज़ादी नहीं है। इसके अलावा नाइजीरिया में 4 तरह के कानून लागू हैं: इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ और शरीयत। यानी यहां भी भारत की तरह सभी धर्मों के लिए समान कानून नहीं है और इसलिए वहां की अदालतों में भी कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। इसलिए आज इस देश में जो लोग भी कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, जो इसके समर्थक हैं, आज उन सब से हम अपील करना चाहेंगे कि वो इस मुहिम का साथ दें। जी न्यूज़ बहुत पहले से, वर्षों से, दशकों से, हम देश का सबसे पुराना चैनल है। जी न्यूज़ देश का पहला चैनल है और पहले दिन से हम कुछ सिद्धांतों पर हमने कभी समझौता नहीं किया
और ये भी उनमें से एक है मुद्दा जिस पर जी न्यूज़ ने कभी समझौता नहीं किया और हमने हमेशा खुलकर ये बात कही है कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना ही चाहिए। अब इसके लिए बेशक से बहुत सारे लोग जी न्यूज़ को पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ये कहने के लिए हमें सांप्रदायिक बता देंगे, लेकिन जो सच है वो सच है और इसीलिए आपसे भी हम ये कहेंगे कि इस मांग को अपना समर्थन दीजिए।